Hello students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home, stay safe bete. We are doing economics lesson number 2, the 5-year plans in India. 5-year plans in India हम पढ़ने जा रहे बेटे, ठीक है। तो 5-year plans में देखिए कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए थे, कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए थे बेटे। 5-year प्लान आपको पता ही नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटे, हर 5 साल बाद ये प्लान बदल जाएंगे, ठीक है। 5-year प्लान पहले 5 साल में आपका ऑब्जेक्टिव मान लीजिए एग्रीकल्चर पर फोकस है, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर फिर आपका ऑब्जेक्टिव किस पर आएगा, इंडस्ट्रीज पे फोकस हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंसी। तो इस तरह से बेटे तो आपको देखना है कि जो 5-year प्लान थे बेटे, इसमें कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव थे और कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे। तो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे बेटे, ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, तो सोच के देखिए जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ये कोई 5 साल में तो अचीव होंगे नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे बेटे वो हर प्लान में सेम थे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हर प्लान में बदलते चले गए, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सभी प्लान में सेम थे। और हर प्लान में, हर 5-year प्लान में बेटे आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पर तो फोकस करना ही था, साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आपके होते हैं उन पर भी आपको फोकस करना था। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमने नाम दिया बेटे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जैसे ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, प्लानिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, कि हर प्लान जो आपने तैयार किए उनके क्या ऑब्जेक्टिव बेटे। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान्स आपके कहलाएंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लान्स या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपके कहलाएंगे। तो सोच के देखिए भाई, जो 5-year प्लानिंग इंडिया ने की थी, जो प्लानिंग कमीशन था, जो 5-year प्लान पंचवर्षीय योजनाएं का निर्माण करता था बेटे। 5-year प्लान को हिंदी में हम कहेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थे उनके कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी थे आपके और कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी थे बेटे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को हमने नाम दिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को नाम दिया हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बेटे एवरी प्लान का पार्ट तो था ही, दे आर द पार्ट ऑफ एवरी प्लान, ठीक है, हर प्लानिंग का ये हिस्सा था, हर जो पंचवर्षीय योजना आपकी बनी उसका हिस्सा था। जबकि जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव थे वो एवरी 5-year प्लान्स में बदलते चले गए आपके, शुरू में एग्रीकल्चर पर हुआ, फिर इंडस्ट्रीज पर हुआ, फिर बेटे एम्प्लॉयमेंट पर हुआ। तो ये जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव थे बदलते चले गए, जबकि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे वो सेम थे बेटे, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे बेटे, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन नहीं थे, ऑपोजिट नहीं थे बेटे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे के, हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी अचीव करनी है, शॉर्ट टर्म भी अचीव करनी है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए बेटे, दोनों ही फोकस करना जरूरी है ताकि हम अपने देश को बेटे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सके। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग थी, दोनों एक दूसरे के क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे बेटे, ठीक है। स्पेसिफिक प्लान थे ये और जनरल प्लान थे ये। जनरल प्लान हर प्लान में आपका ऑब्जेक्टिव थे और स्पेसिफिक प्लान हर प्लान में आपका मुख्य केंद्र बिंदु इन पर होता था, ठीक है। तो ये था बेटे आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स। अब देखिए लॉन्ग टर्म पीरियड गोल्स कौन कौन से थे, ठीक है। लॉन्ग टर्म पीरियड गोल्स ये 5 टाइप के थे बेटे। ये 5 टाइप के गोल आपका हर पंचवर्षीय योजनाओं में, अभी तक 13 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी है भारत के अंदर बेटे, हर पंचवर्षीय योजनाओं में ये 5 पॉइंट्स पर फोकस था आपका। तो ये आपके कहलाते हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड गोल्स। क्या कहलाते हैं, लॉन्ग पीरियड गोल्स। ये लॉन्ग पीरियड गोल्स थे आपके, जैसे जिसमें आगे जीडीपी ग्रोथ रेट, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण का यूज करना, नई मशीनें, नई प्लांट का यूज करना बेटे, सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। तो ये थे। तो अब इन्हें हम 1 by 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए जीडीपी ग्रोथ रेट बेटे। सबसे पहले जीडीपी होता क्या है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आउटपुट से इसका मतलब होता है, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट बेटे कहते हैं। तो आपको बताया हुआ है कि इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाई इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, कि जब जीडीपी में इंक्रीज होता है तो इससे आउटपुट, जो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट होता है उसमें भी इंक्रीज होता है। इट एम्प्लाई इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट बढ़ने से बेटे प्रोडक्शन बढ़ने से, ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंटिन्यू पीरियड ऑफ टाइम बेटे, सोच के देखिए, जब कंटिन्यू यानी कि लगातार
कंटिन्यू, लगातार गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता चला जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता चला जाता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेटे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का इंक्रीज होना बड़ा जरूरी है, वो भी कंटिन्यूअसली, लगातार। अगर ऐसा होता है कि एक साल ग्रोथ हुई, अगले साल डाउन चले गए आप, अगले साल फिर ग्रोथ हो गई, अगले साल डाउन चला गए, तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहते। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ या इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड, लगातार 10 साल 12 साल 15 साल तक जब आपका आउटपुट बढ़ता चला जाएगा बेटे, तो इसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ जब लंबे समय तक सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ बढ़ती चली जाती है, तो फिर हम इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं बेटे, ठीक है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता चला जाएगा तो हमारे देश की क्या हो जाएगी बेटे? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर बेटे। अब अगर आपसे कहे कि जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, तो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है कैसे जीडीपी को बढ़ाया जाए। सबसे पहला तो होता है, ठीक है, कि इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, कि आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लें, ठीक है, हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लेते हैं। इन्होंने कहा है इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, कि कोई नया रिसोर्स आपको मिल जाए बेटे, कोई नया प्राकृतिक साधन मिल जाए जिससे कि आप गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे, ठीक है। जैसे बेटे जो गल्फ कंट्रियां होती है वो नए नए कुएं खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ठीक है, जो ऑयल वेल्स होते हैं, तेल के कूप होते हैं, तेल के कुएं होते हैं, उन्हें खोजते रहते हैं ताकि उन्हें नया रिसोर्स मिलता है। इसी तरह जो खदानें होती है, माइनिंग जो होते हैं बेटे, नई नई माइनिंग खोजी जाती है ताकि नए सोर्स आपको मिलना शुरू हो और आपका प्रोडक्शन बढ़े। तो अब आपसे कहा गया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट को आप कैसे बढ़ा सकते हो। सबसे पहले इंक्रीज इन रिसोर्सेज, आप नेचुरल रिसोर्सेज को फाइंड आउट कीजिए, रिसोर्सेज के बढ़ाने की कोशिश कीजिए जिससे आपका आउटपुट बढ़े। और सेकंड है बेटे इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। जब भी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आप किसी पुरानी चीज को बेटे नए तरीके से बनाओगे, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, ठीक है। अगर पहले मान लीजिए एक घंटे में 100 यूनिट्स बन रही थी, तो नई टेक्नोलॉजी से एक घंटे में 500 यूनिट्स बनेगी, तो उसे हम न्यू टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का मकसद ही यही होता है कि पुराने काम को आप एक तो जल्दी कर दें और एक हाई स्पीड से, ज्यादा स्पीड से बना दे, बहुत सारा बना दे बेटे, तो ये होता है। तो अगर आपको अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज करनी है तो या तो आप कोई नए रिसोर्स फाइंड आउट कीजिए, कोई नेचुरल रिसोर्स आपको मिल जाए जिससे कि हमारा आउटपुट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े बेटे, जीडीपी ग्रोथ रेट हो कंटिन्यूअसली, या फिर आपकी टेक्नोलॉजिकल यानी कि काम को करने के नए मेथड ढूंढ लीजिए, नई टेक्नोलॉजी ढूंढ लीजिए जिससे कि आपका काम फास्टर हो, बड़ी जल्दी हो सके। सो प्लानिंग इन इंडिया इज टू एंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्स आर फुली एक्सप्लोर्ड। तो जो हमने बेटे प्लानिंग की थी, इस प्लानिंग में हमने अपना ऑब्जेक्टिव रखा कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास, जितने भी रिसोर्स है बेटे, उनका फुली यूटिलाइजेशन, पूरी तरह से यूटिलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटे, उसे भी फाइंड आउट किया जा सके। तो ये था आपका जीडीपी ग्रोथ रेट बेटे, पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बेटे आप सबको पता है व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन दोज who are willing to do the work and able to do the work बेटे, they are getting the work। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं when those who are willing to work and able to do the work they are getting the work। जो काम करने के इच्छुक है और काम करने के लायक है, अगर उन्हें काम लगातार मिलता जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि भाई ये फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल हो गई है। तो भारत का भी दूसरा मकसद जो था बेटे वो फुल एम्प्लॉयमेंट था। हम चाहते थे कि भाई देश में जितने भी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है बेटे, ह्यूमन भी तो रिसोर्स ही होते हैं, ठीक है, वो भी तो एक स्रोत होते हैं काम करने का। तो हम चाहते थे हमारे देश के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उन सबको कार्य मिले ताकि देश का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो बेटे, लगातार देश की जनसंख्या को काम मिलता रहे लगातार, ठीक है, ताकि उन्हें बेटे गवर्नमेंट को जरूरत ना पड़े उन्हें खिलाने की, लोग खुद खा सके, गवर्नमेंट की सब्सिडी की उन्हें जरूरत ना पड़े बेटे, लोग खुद अपने काम पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर कार्य कर सके। तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी हमारा मकसद रहा था बेटे। तो इन्होंने बताया हुआ है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आपको पता ही है क्या होते बेटे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ बेटे, इंक्लूसिव यानी ओवरऑल,
इंक्लूसिव यानी सबको शामिल करके बेटे, सबको शामिल करके। तो हमारा मकसद इंक्लूसिव ग्रोथ से था बेटे, ये एक ऐसी ग्रोथ जिसमें देश के सभी लोग पार्टिसिपेट कर सके। ये नहीं देश के बेटे 70% लोग काम कर रहे हैं, 30% खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, वो 70% जो कमा रहे हैं वहीं से आप सब्सिडीज निकाल के इन 30% को दे रहे हो। ऐसी ग्रोथ को इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कहते। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ, सभी लोगों की ग्रोथ, सभी सेक्टर्स में ग्रोथ, ठीक है, सभी ओवरऑल ग्रोथ बेटे। तो हमारा फोकस था बेटे सेकंड फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने फोकस किया कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ हमारी होनी चाहिए, सभी लोगों को हम ग्रोथ में शामिल करें बेटे, ठीक है, जो लोग काम करने के इच्छुक है उन सभी को बेटे शामिल किया जाए। दिस इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज दैट, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी का भला। सोसाइटी का भला कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा बेटे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। सो मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बेटे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ प्रोसेस। एंड सेकंड बेटे, द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर विद द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और जो ग्रोथ का बेनिफिट था बेटे, ठीक है, तो दो उद्देश्य थे बेटे आपके, कि पहला तो मोर एंड मोर पीपल गेटिंग द जॉब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रोथ में काम दिया जाए बेटे, काम मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। सेकंड जो ग्रोथ है बेटे, ठीक है, वो ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, और इसका जो बेनिफिट है वो सभी सेक्शन को मिलना चाहिए। सो बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड विद ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सभी वर्गों को मिलना चाहिए। इसमें अमीर वर्ग, गरीब वर्ग सभी लोग आ जाते हैं, तो सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और बेटे एक चीज यहाँ पता होना चाहिए आपको, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी जीरो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटे देयर इज अ सम काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। और सम काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्जिस्ट होते बेटे, उसे हम कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहते थे? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते थे, ठीक है, प्राकृतिक बेरोजगारी, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट टू टाइप की होती थी, फर्दर आपको पता है बेटे, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल, ठीक है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी होती थी। तो बेटे फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ ना कुछ तरह की, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, जिसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल हो गया बेटे चेंजिंग द जॉब्स इन डायनामिक इकोनॉमी, और स्ट्रक्चरल हो गया व्हेन देयर इज अ लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द इंडस्ट्रीज। तो बेटे जब टेक्नोलॉजी चेंज होने से कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बन जाते हैं बेटे, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बन जाती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, ठीक है, जैसे जॉब हम शिफ्ट करते हैं बेटे, तब वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटे ऐसा नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, देयर इज सम काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट व्हिच इज कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है बेटे। ओके, देखिए बेटे नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉन्ग टर्म गोल्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेटे। तो ऐसी ग्रोथ या ऐसी इनकम का कोई फायदा नहीं होता बेटे जिसका बेनिफिट सभी लोगों को एक समान ना मिले। अगर उसका बेनिफिट केवल एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलेगा, उसका बेनिफिट केवल अगर अमीर लोगों को मिलेगा, गरीब लोगों को नहीं मिलेगा बेटे, तो ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा बेटे, तो उनके बीच एक गैप क्रिएट होगा, इनइक्वालिटी का, असमानता आ जाएगी बेटे, ठीक है। और फिर उसे हम ग्रोथ विद सोशल जस्टिस नहीं कह सकते बेटे। ग्रोथ तो ठीक है, आपकी ग्रोथ तो हो जाएगी, बट जो जस्टिस होना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए सोसाइटी के साथ, वो नहीं हो पाएगा बेटे। तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट गोल था, ठीक है, जो इंडिया ने गोल सेट किए थे, उसका जो नेक्स्ट गोल था वो था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, आय का जो वितरण है, आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट शुड बी इक्वल, ठीक है, इक्वल, जितना ज्यादा हो सके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए भाई। ये नहीं कि अमीर बहुत अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, तो ऐसा डिफरेंस कुछ काम का नहीं है। तो इन्होंने बताया बेटे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम मीनिंगलेस, ठीक है, वुड बिकम मीनिंगलेस इफ द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ इज एंजॉयड बाय ओनली वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि ग्रोथ का बेनिफिट अगर केवल एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलता है, केवल एक वर्ग को मिलेगा, तो ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है बेटे। इसके रिगार्ड में कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए हैं, देखिए पढ़कर। इन्होंने कहा है इफ रिच बिकम रिचर, इफ रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, अमीर बहुत अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है बेटे, ठीक है, देन द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ। तो बेटे जो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग, पुअर लोग हैं, एसेंशियल ऑफ लाइफ, जो जीवन के लिए जरूरी वस्तुएं होती है, लाइक फूड,
शेल्टर, क्लोथिंग, उसके लिए भी वो संघर्ष करता चला जाएगा, उसे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला बेटे। और इस चीज को देखते हुए इंडिया में ये कास्ट सिस्टम बने हुए हैं बेटे, ठीक है, ये कोटा सिस्टम बना हुआ है बेटे, ठीक है, कि गरीब लोगों को कोटा दिया जाता है भाई, क्योंकि अगर गरीब लोगों को कोटा नहीं मिलेगा तो सारी की सारी नौकरियां वगैरह अमीर लोगों को मिल जाए, कि अमीर लोगों के पास बेटे रिसोर्स है, पढ़ाई के रिसोर्स उनके पास होते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं बाहर से। गरीब लोगों के पास ये नहीं होता, तो इसीलिए कोटा सिस्टम बनाया गया बेटे, ताकि थोड़ी बहुत इक्वालिटी आए। तो कहने का मतलब है कि अगर रिच बहुत रिच हो जाएगा, गरीब बहुत गरीब हो जाएगा, तो बेटे दिल्ली की चीजों के लिए भी तरस जाएगा, उसे रोटी कपड़ा मकान भी नसीब नहीं हो पाएगा बेटे। सेकंड है बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर विद ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन्होंने कहा है जो ग्रोथ का बेनिफिट है बेटे, बेनिफिट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलना चाहिए, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलना चाहिए बेटे, केवल एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं मिलना चाहिए बेटे, तभी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्विटेबल हो पाएगी। अब गवर्नमेंट करती क्या है बेटे, देखो अमीरों पर टैक्स लगा देती है, टैक्स लगा के उनकी इनकम को रिड्यूस कर देती है, गरीबों को सब्सिडी प्रोवाइड करा के थोड़ी बहुत उनकी इनकम को उठाने का प्रयास करती है, ताकि जो गैप है अमीर और गरीबों के बीच वो इतना ज्यादा ना हो जाए बेटे। जो ओल्ड एज होते हैं इंडिया में, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, ठीक है, वृद्ध लोग होते हैं, उन्हें पेंशन देते हैं बेटे, ताकि उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये सारा गवर्नमेंट इसीलिए करते हैं भाई, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल हो सके बेटे, इतना ज्यादा गैप ना आ जाए लोगों के बीच कि जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाए और गरीब बहुत ज्यादा गरीब बन जाए बेटे। तो इसीलिए जो ग्रोथ का बेनिफिट है वो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ बांटना चाहते बेटे। इन्होंने कहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंप्लाइज सोशल इक्वालिटी, कि जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो इससे बेटे सोशल इक्वालिटी आएगी, ठीक है, सामाजिक समानता आएगी बेटे, लोगों को समान अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे, विच इज डन द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है। तो इक्वालिटी विद जस्टिस, इक्वालिटी विद जस्टिस बेटे, सोशल जस्टिस, यही हमारा मेन उद्देश्य है बेटे, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम करने की कोशिश करते हैं बेटे। देखिए दो टर्म होते हैं बेटे, एक तो होता है इक्विटी और एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में बड़ा फर्क है बेटे। इक्विटी तो हम इस सिचुएशन को कहेंगे बेटे, इक्विटी तो इस सिचुएशन को कहेंगे कि एक डॉक्टर भी 50,000 रुपए सैलरी ले रहा है बेटे, और साथ ही साथ एक क्लर्क, छोटा मोटा क्लर्क भी काम करने के 50,000 सैलरी ले रहा है बेटे, इसे तो हम कहेंगे इक्विटी। और ऐसा कभी भी किसी भी सोसाइटी में पॉसिबल नहीं होता बेटे। तो इक्विटी लाना, ठीक है, इक्विटेबल जो इन्होंने कहा है बेटे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाना बेटे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सभी लोगों को काम के सेम रुपए मिलने लग जाए बेटे, एक मिस्त्री भी 50,000 ले रहा है, एक डॉक्टर भी 50,000 ले रहा है, एक साइंटिस्ट भी 50,000 ले रहा है, ठीक है, एयरप्लेन चलाने वाला पायलट भी 50,000 ले रहा है। तो इसे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता, किसी भी सोसाइटी में ये चीज पॉसिबल नहीं होती बेटे, ठीक है। जो चीज पॉसिबल होते हैं वो होता है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिफरेंशिएशन इज अलाउड इन द इनकम, लोगों की इनकम में डिफरेंशिएशन अलाउ किया जाता है, ताकि एक डॉक्टर को बेटे हायर सैलरी मिले फ्रॉम क्लर्क, ठीक है, डॉक्टर को 50,000 मिल रहे हैं, क्लर्क को 20,000 मिल रहे बेटे, इसे कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी काम और पद के हिसाब से बेटे, ठीक है, इनकम मिलना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेटे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पढ़ना, आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, कि लोगों को काम के हिसाब से सैलरी पे होनी चाहिए, रुपए पे होने चाहिए, लेकिन वो भी एक मिनिमम एक्सटेंट तक, उनके बीच में इतना डिफरेंस ना हो जाए बेटे कि सोशल इनइक्वालिटी आनी शुरू हो जाए। तो उन्होंने बता रखा है आपको, देखिए बुक में बताया हुआ है कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटे, इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिफरेंस इन इनकम आर अलाउड, ठीक है, इनकम में डिफरेंस अलाउ किया जाएगा। These difference are socially unwarranted, ये difference बेटे socially unwarranted है, and are to be proportionate to the difference in qualification and skill। और ये difference इसलिए आया है क्योंकि भाई लोगों की skills और qualification में difference होता है बेटे। एक क्लर्क को जॉब परफॉर्म करने के लिए बहुत कम skills चाहिए होते हैं, थोड़ी बहुत कंप्यूटर स्किल्स, जबकि एक डॉक्टर को सर्जरी परफॉर्म करने के लिए बेटे हाई स्किल लेवल चाहिए होता है, इसीलिए उसकी सैलरी इतनी ज्यादा हाई होती है, और एक क्लर्क की सैलरी काफी कम पाई जाती है उसकी तुलना में। सो इक्विटी इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड विद सोशल जस्टिस। तो इक्विटी का ये मतलब होता है भाई कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी होना चाहिए बेटे, ठीक है, जो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आता। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए बेटे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए, तभी इंडिया एक ग्रोथ और डेवलप कंट्री बन पाएगा विद सोशल जस्टिस, और सभी लोगों को न्याय मिल पाएगा। ओके बेटे, नेक्स्ट है बेटे आपका मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म गोल है आपका मॉडर्नाइजेशन, यानी कि हिंदी में आधुनिकरण, ठीक है, आधुनिकरण, कुछ नया करना बेटे। तो
आज का समय बेटे काफी कंपेटिटिव एज है, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड भी करना पड़ता है बेटे। अपग्रेड और अपग्रेड नहीं करेंगे बेटे, अपडेट और अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, हम कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे बेटे। तो यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको ऑफर करता है। साइंस आपको ऑफर करता है बेटे कि काम को करने के नए नए तरीके खोजता है, जो कि बहुत कम समय लेता है, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपको परफॉर्म करके देता है बेटे। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है, कि भाई जो रिसोर्स होते हैं, जो ग्रोथ होते हैं बेटे, वो दो तरीके से होते हैं। या तो न्यू रिसोर्स आपको मिल जाए, ठीक है, या तो न्यू रिसोर्स आप फाइंड कर लो, या फिर आप न्यू टेक्नोलॉजी बेटे, काम को करने का नया तरीका ढूंढ लीजिए जो कि कम समय ले और कम ही कॉस्ट ले बेटे। तभी जाके आप अपने रिसोर्स बेस को बढ़ा सकते हो, जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हो बेटे। और ये सारी चीजें आपको कौन ऑफर करता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेटे आपको ऑफर करती है। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति बेटे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पहले जो एग्रीकल्चर थी वो मैनुअल तरीके से होती थी, फिर बेटे एग्रीकल्चर के अंदर हम हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, ठीक है, ट्रैक्टर्स का यूज करके हमने एग्रीकल्चर में अपनी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा दिया बेटे। ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेकर आए, ठीक है। इसी तरह जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बेटे भारत की जो इंडस्ट्रीज है, आईटी इंडस्ट्रीज जिसे हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्रीज है, वो भी काफी ग्रो कर रही है बेटे। काफी बीपीओ, ठीक है, काफी बीपीओ कंपनीज इंडिया के अंदर आ रही है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हम यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के काम को करते हैं बेटे, ठीक है, उनके काम को परफॉर्म करते हैं जिससे हमें रुपए भी मिलते हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। बेंगलोर एक बेटे हब बन चुका है टेक्नोलॉजी का, बेंगलोर, गुड़गांव हो गया आपका, नोएडा सिटी सेंटर। तो ये सारे बेटे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डेवलप हुए हैं। ये बेटे काम को करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं जिससे कि देश बेटे डेवलप हो सके। सो मॉडर्नाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ गोल ऑफ प्लान इंडिया हैज अ सोशल एंगल इज वेल बेटे। इसका एक सोशल एंगल भी होता है जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं बेटे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलना शुरू होता है बेटे मॉडर्नाइजेशन से। और जो कन्वेंशनल विजडम है बेटे, परंपरागत बुद्धिमान लोग हमें बताते हैं भाई कि जो वुमेन रहती है, वुमेन का भी हमें पार्टिसिपेशन लेना चाहिए बेटे जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर। वुमेन को भी फुल अपॉर्चुनिटी, महिलाओं को भी फुल अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि वो भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सके, देश को डेवलप कराने में बेटे ला सके, ठीक है। इससे बेटे इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, साथ ही साथ सोशल ग्रोथ भी होगी बेटे, ठीक है। सोशल ग्रोथ जब होती है जब भाई आपके वुमेन को भी, ठीक है, जो वुमेन की वो होती है उसे भी प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है बेटे। तो ये था आपका मॉडर्नाइजेशन। आगे है नेक्स्ट पॉइंट आपका सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता। भाई हम फूड में, ठीक है, एग्रीकल्चर में, फूड में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं बेटे। सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब है कि हमें किसी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े, हमें खाने पीने के लिए यूएस, यूके जैसे देशों पर नहीं रहना पड़े। अब 1965 में बेटे हुआ क्या था, इंडिया एंड पाक का युद्ध हो रहा था। उस समय यूएस ने भारत को धमकी दी कि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध रोक दीजिए वरना हम आपकी फूड की सप्लाई रोक देंगे बेटे। तो जो सेल्फ सफिशिएंसी होता है, आत्मनिर्भर बनना बेटे इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, इसको भी बहुत काफी हाई प्रायोरिटी दी जाती है बेटे इंडियन इकोनॉमी में बेटे, ताकि पॉलिटिकल प्रेशर कोई दूसरा देश ना बनाए, इसीलिए हम सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं भाई कि जो खाने की डिमांड है वो हमारे देश में ही पूरी हो, हमें दूसरे देशों से नहीं मंगाना पड़े बेटे। ये था सेल्फ सफिशिएंसी। ओके, थैंक यू वेरी मच।